प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है नए वीडियो में। अभी हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट हिंदी जो सॉन्ग की है, जो आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, उसमें पाठ 7 गद्य खंड में जो 7 पाठ है ओ सदा नीरा, जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी वीडियो को पॉज करके नोट बनाते चले या 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये प्रश्न सब पूछता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में नहीं लेना है। 16 जुलाई 1917, शाहजहां, उत्तर प्रदेश। अगला है, वो सदा नीरा गद्य की कौन सी विधा है? गद्य के प्रकार कौन सा है? तो ये निबंध है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ मतलब वो सदा नीरा पाठ किस पुस्तक का अंश है? बोलते क्षण का अंश है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ किसको केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो समझ जाइए, गंडक नदी को रखकर लिखा गया है। गंडक नदी बिहार की एक प्रमुख नदी है जो नेपाल से निकलती है, उसको केंद्र में रखकर लिखा गया। ओ सदा नीरा मतलब सदा माने हमेशा, नीरा माने जिसमें जल रहे, जिसमें हमेशा जल रहे, वर्ष भर जल रहे, गर्मी में भी न खत्म हो, वैसी नदियों को सदा नीरा कहा जाता है। तो जगदीश चंद्र माथुर ने गंडक नदी को केंद्र में रखकर वो सदा नीरा पाठ को लिखा। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में किस नदी की चर्चा है, तो आप जवाब देंगे गंडक नदी की। अगला प्रश्न 5वां, चंपारण क्षेत्र की भूमि कैसी है? पुरानी नवीन में बहुत उपजाऊ है, इसको इस तरह रखा जाए, बहुत उपजाऊ यहाँ की जमीन है। चंपारण के बारे में आप लोग जानते ही हैं, महात्मा गांधी ने यहाँ सत्याग्रह अपना पहला किया था भारत में, और आज चंपारण 2 बन चुका है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है और पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है। ठीक है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध किन्हें उपदेश दिया करते थे? उत्तर है मल्लो, मौर्यों और शाक्यों को। मल्लो, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश दिया करते थे। लेखक ने, अगला प्रश्न, लेखक ने किन्हें एक ही सिक्कों के 2 पहलू कहा है? तो जवाब है वसुंधरा भोगी मानव, मान जो पृथ्वी का भोग करता है उसकी चिंता नहीं कर रहा है, और धर्मांध मानव, दोनों को लेखक ने एक ही सिक्के के 2 पहलू कहा है। धागर शब्द का क्या अर्थ होता है? धागड़ी नहीं है, धागर, धांगर, धांगर जनजाति है। धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उड़ाव भाषा का यह शब्द है, जिसका अर्थ होता है धांगर का मतलब होता है भाड़े का मजदूर। कुछ टाइपिंग एरर है, उसको इग्नोर करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें आप। धांगर का मतलब होता है भाड़े का मजदूर। अगला प्रश्न है 9वां, धांगरों को क्यों लाया गया था? तो धांगरों को लाया गया था नील के खेतों में काम करने के लिए। नील की खेती होती थी, आप जानते ही हैं कि नीलहे किसानों के लिए ही महात्मा गांधी 3 कठिया प्रणाली जो लागू थी उसके खिलाफ ही चंपारण आए थे। तो वही नील की खेती वहाँ होती थी चंपारण के क्षेत्र में, उन्हीं में काम करने के लिए धांगरों को लाया गया था झारखंड से। वर्तमान झारखंड, पहले तो बिहार का ही भाग था। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न, थारू लोग अपने को जनजाति क्यों नहीं मानते हैं? उत्तर है थारू लोग अपने आप को राजस्थान का मानते हैं। अगला प्रश्न है, वही थोड़ा स्कैन में दिक्कत हो गया है, तो प्रश्न वही था कि धांगर कहाँ से लाए गए थे? धांगर लाए गए थे छोटा नागपुर पठार से। धांगर लोग कहाँ से लाए गए थे? छोटा नागपुर पठार से लाए गए थे। 12वां प्रश्न, नील की मांग बहुत ही ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि उन दिनों नील से ही रंग बना करता था, इसीलिए नील की मांग ज़्यादा थी। अगला प्रश्न, 3 कठिया प्रणाली क्या थी? तो 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य था। माने जो किसान थे, 1 बीघे में, यहाँ आप जानते होंगे बिहार के छात्र जो लोग हैं, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। उस 20 कट्ठे में
में से 3 कट्ठा में आपको जितना ज़मीन आपका है, मान लीजिए 1 बीघा है तो 3 कट्ठा, 2 बीघा है तो 6 कट्ठा, 3 बीघा है तो 9 कट्ठा, जितना ज़मीन है उसी का अनुपात बनाया गया था। आपको 1 बीघा में आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था, ज़बरदस्ती करना ही पड़ता था। नील की खेती करने से ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी और नील जो उत्पादित होता था उसको अंग्रेज सरकार ज़बरदस्ती खरीदती थी औने पौने दामों में, इसीलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। इसी को हम लोग 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमोलबा कोठी का साहब कौन था? तो यमन साहब थे। कोठी अंग्रेज के ज़माने में उसके कार्यालय हुआ करते थे विभिन्न जगहों पर, जिसको कोठी कहा जाता है, तो उसी कोठी के साहब थे यमन साहब, अमोलबा कोठी के। अगला प्रश्न, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली थी? तो जवाब होगा कि उनको डर था कि यह पुल बन जाने से दक्षिण बिहार उत्तर बिहार से जुड़ जाएगा और वहाँ के लोग यहाँ आने जाने लगे, उनका विचार भी यहाँ पहुँच जाएगा, जिससे लोग क्रांतिकारी ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए वो पुल नहीं बना रहे थे। 16वां प्रश्न, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण आना स्वीकार किया था? जवाब होगा राजकुमार शुक्ल। किसके आग्रह पर? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ये तो बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। राजकुमार शुक्ल गए थे और गांधी जी को चंपारण आग्रह का आग्रह किया था। अगला प्रश्न, लेखक ने तीर्थ यात्रा किसे कहा है? तो अपने चंपारण यात्रा को बोला कि तीर्थ यात्रा क्यों, गांधी जी यहाँ आए थे। 18वां प्रश्न, भितिहरवा गांव में किसकी तूती बोलती थी? तो हेमंत साहब की। किसकी तूती बोलती थी? हेमंत साहब की, वो अंग्रेज लोग हैं, अधिकारी थे। अगला प्रश्न 19वां, गांधी जी ने चंपारण में किन 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए थे? 3 जगह पर गांधी जी ने उस समय आश्रम विद्यालय स्थापित किए थे, बड़हड़वा, मधुबन, भितिहरवा। बड़हड़वा, मधुबन, भितिहरवा ये सभी बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, बड़हड़वा का विद्यालय संचालन किसने किया? तो जवाब होगा श्री बबन जी गोखले और उनकी पत्नी अविंतिकाबाई गोखले ने। अगला प्रश्न, कस्तूरबा गांधी किस आश्रम में रही थी? तो भितिहरवा के आश्रम में। ये सब चंपारण में आज भी है, जहाँ संरक्षित है, जहाँ आप जाके देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी किस आश्रम में रही? भितिहरवा आश्रम में। 22वां प्रश्न, तत्कालीन शिक्षा पद्धति को गांधी जी क्या मानते थे? खौफनाक और हे मानते थे। अगला प्रश्न, गांधी जी को जब किसी ने 23वां प्रश्न, गांधी जी को जब किसी ने आश्रय नहीं दिया तो वो कहाँ रहने लगे? तो महुए के पेड़ के नीचे रहने लगे। देखिए गांधी जी कितना संघर्ष किए थे दूसरों के लिए, तब राष्ट्रपिता उनको लोग कहता है। अगला प्रश्न है, चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? चंपारण अभियान जो गांधी जी चलाए थे उसका सबसे बड़ा लोगों को जो फायदा मिला, लोग निर्भीक हो गए, वही इसका जवाब होगा निर्भीकता। अगला प्रश्न, किसी गांव में अत्याचार होने पर गांधी जी किसे इंक्वायरी करवाते थे? गांधी जी पहले इंक्वायरी कराते थे तब जाके वहाँ कुछ करते थे। जवाब है राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि से जांच कराते थे। अगला प्रश्न, गंडक किनारे स्थित कुछ बौद्ध स्थलों के नाम लिखिए। जवाब होगा कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चाणकीगढ़ और वैशाली। गंडक नदी के किनारे कुछ बौद्ध स्थल का नाम पूछता है परीक्षा में, तो हमारा जवाब होगा कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चाणकीगढ़ और वैशाली। अगला प्रश्न, कुशीनगर में गंडक को क्या कहा जाता था? तो कुशीनगर में नारायणी कहा जाता है, नेपाल में उसको नारायणी नाम से जानते हैं गंडक नदी को। अगला प्रश्न, नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया था? सिंह स्तंभ जो बनवाया था अशोक ने बनवाया था। 29वां प्रश्न, कहाँ के स्तंभ पर शासन के सिद्धांतों का वर्णन है? कहाँ के स्तंभ पर शासन के सिद्धांतों का वर्णन है? तो अरेराज के स्तंभ पर। 30वां प्रश्न, भगवान बुद्ध किस नदी के सहारे नेपाल जाते थे? तो पंडई नदी के सहारे जाते थे भगवान बुद्ध नेपाल, पंडई नदी के किनारे। 31वां प्रश्न, जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। अगला प्रश्न, हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो हम लोग जानते हैं सोनपुर में लगता है। अगला प्रश्न, गज और गराह की लड़ाई कहाँ शुरू हुई थी? तो भैंसालोटन में। गज और गराह की लड़ाई बड़ा पुराणों में, इतिहासों में बड़ा प्रसिद्ध है, उसकी लड़ाई शुरू हुई थी भैंसालोटन नामक जगह है, वहाँ से।
अगला प्रश्न, गज और गड़ाह की लड़ाई कहाँ समाप्त हुई थी? तो सोनपुर के निकट हरिहर क्षेत्र में, जहाँ सोनपुर मेला है, विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है सोनपुर का, उसी जगह लड़ाई समाप्त हुई थी, भगवान आए थे। अगला प्रश्न, चौर किसे कहते हैं? जवाब होगा निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को चौर कहते हैं, मतलब जहाँ नीची भूमि है, जहाँ जल जमाव हो जाता है उसको चौर कहते हैं, जिसमें जल सूखने के बाद वर्ष भर में मात्र एक ही फसल हो पाता है। अगला प्रश्न, सरैया मन कहाँ है? तो जवाब होगा बेतिया नगर से 4 मील दूर। सरैया मन कहाँ है? बेतिया नगर से 4 मील दूर। अगला प्रश्न, कहाँ के जल को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है? सरैया मन के जल को, कहाँ के जल को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है? सरैया मन के जल को। अगला प्रश्न है और अंतिम, लेखक ने सदा नीरा किसे कहा है? गंडक नदी को। किसे कहा है? गंडक नदी को। तो हमने ज़्यादा समय न लेते हुए सारे ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न भी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी इससे बन जाएंगे। आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, पाठ को भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे बढ़िया तरीका मैं यह कहूँगा कि वीडियो को पॉज करते और एक एक प्रश्न को लिखते चले जाए, ज़्यादा अच्छा इसी आपके लिए रहेगा। तो अगले पाठ की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।